Hello students, welcome to Raj Malhotra's IS. My name is Megha and this is the NCERT through MCQ series and आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है मौर्यन एम्पायर। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आई होप आपने इससे रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं पहले पढ़े हैं। So the first question is, which of the following text written in detail about the machinations of Chanakya against Chandragupta's enemies? तो इसमें से कौन सा ऐसा टेक्स्ट है जिसने डिटेल में बताया है कि कौन से मैकेनिज्म जो है चाणक्य ने यूज किए थे अगेंस्ट चंद्रगुप्ता एनिमीज? फर्स्ट मुद्राराक्ष, सेकंड दिव्यानंदना एंड सी इज महावंशा एंड डी जो है वो है कथा सारित सागरा। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास मुद्र राक्षस। तो इसका हम डिटेल देख लेते हैं। जो चाणक्य है उनकी हेल्प से, जिन्हें के कौटिल्य बोला गया है, उन्होंने नंदास को ओवरथ्रो किया था एंड मौर्यन डायनेस्टी इस्टेब्लिश करने में उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प की थी। तो जो भी उन्होंने तरीके अपनाए थे उनका जो डिटेल में डिस्क्रिप्शन है वो मुद्र राक्षस नाम का एक ड्रामा है जो विशाखा दत्त ने 9th सेंचुरी में लिखा था। तो कंटेम्प्रेरी टाइम्स में नहीं लिखा गया है, बाद में लिखा गया है विशाखा दत्त के द्वारा मुद्र राक्षस। तो आपको मुद्र राक्षस के बारे में पूछा जा सकता है कि वो किससे रिलेटेड है, किसने लिखा है और क्या उसी टाइम पे लिखा गया है जब चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम था? तो नहीं, वो बाद में लिखा गया है और ये एक ड्रामा की फॉर्म में है। इसके जो हमारे पास सोर्स है वो ओल्ड एनसीईआरटी है आर एस शर्मा की, chapter number 14 page 122. So there are two main NCERTs, one is R.S. Sharma and one is Makhanlal. So you have to read one of it अगर आप ओल्ड एनसीईआरटीज पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे मेंशन्ड है कि किस तरीके से जो विशाखा दत्त है वो ड्रामा उन्होंने लिखा था। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चंद्रगुप्त मौर्य। He was called Androcotus by the Greek scholars. He abdicated the throne for his son Ashoka and migrated to Shravan-Belagola. इसमें से भी हमें करेक्ट ऑप्शंस देखने हैं। तो जो सही आंसर है वो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ग्रीक जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने एंड्रोकोटस बोला था चंद्रगुप्त मौर्य को, लेकिन सेकंड गलत है। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके बेटे का नाम बिंदुसार था, नॉट अशोका। ठीक है, तो उनका नाम बिंदुसार इसीलिए था, उसके पीछे एक स्टोरी है, आई विल नॉट एक्सप्लेन दैट। लेकिन उनके जो फोरहेड है उस पे एक बिंदु जैसा निशान था जिसके कारण उनका नाम बिंदुसार रखा गया था। तो वहां से याद रख सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम बिंदुसार था। तो ओनली द ए स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ग्रीक स्कॉलर्स चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकॉटस भी बोलते थे और एंड्रोकॉटस भी बोल देते थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जो थ्रोन है अपने बेटे बिंदुसार को दिया था, जैनिज्म एक्सेप्ट कर लिया था। तो अशोका ने बुद्धिज्म किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म एक्सेप्ट किया था और बाद में भद्रबाहु के साथ श्रवणा बेलगोला जो है वहां पे वो शिफ्ट हो गए थे। और ये जो हमने इसका जो सोर्स है वो लिया गया है ओल्ड एनसीईआरटी माखनलाल के अंदर, चैप्टर नंबर 14 पेज नंबर 156 के अंदर। तो यहाँ पे लिया गया है कि जैन ट्रेडिशन में ये बोला जाता है कि इन हिज ओल्ड एज चंद्रगुप्त एब्डिकेटेड द थ्रोन एंड रिटायर्ड टू श्रवणबेलगोला इन कर्नाटका विद हिज टीचर द जैन ascetic भद्र बाहु. Later inscriptions, local inscriptions of the later period refer to his giving up a life as a devout Jaina by fast unto death at that place. तो fast unto death किया था उन्होंने and then that this is the way he died. Next is consider the following pairs with respect to theories of origin of Mauryas. तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जो मौर्यास हैं उनके ओरिजिन को लेके मल्टीपल थ्योरीज हैं। कुछ बोलते हैं वो क्षत्रिय थे, कुछ बोलते हैं एक पहले से क्लैन था मौर्य नाम का, कुछ बोलते हैं कि वो शूद्र थे। तो अब आपको देखना है कि कौन सी थ्योरी क्या बोलती है। पुरानास क्या उनको शूद्र ओरिजिन का बोलते हैं, ग्रीक्स क्या उनको एक हम्बल ओरिजिन का बोलते हैं कि आम उनका बैकग्राउंड था, जैनिज्म क्या उनको मौर्य क्लैन से बोलता है एंड क्या बुद्धिज्म उनको क्षत्रिय क्लैन से बोलता है। तो इवन आपको पता होगा कि एक सीरीज शुरू हुई थी बहुत टाइम पहले, एक एनडीटीवी इमेजिन नाम का चैनल होता था, तो उसमें भी उन्होंने यही दिखाया है। इवन उस सीरियल में भी उन्होंने कोई ओरिजिन की थ्योरी नहीं बोली है। एक थ्योरी है कि उनकी मदर का नाम मूरा था जिनकी वजह से उन्होंने अपनी डायनेस्टी का नाम जो है वो मौर्य रखा था।
ठीक है, तो अब इसमें जो सारे हैं वो स्टेटमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, सबको सही से मैच किया गया है। मौर्य डायनेस्टी जो है, कुछ बोलते हैं कि ऑर्डिनरी फैमिली थी, ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस बोलते हैं कि वो बॉर्न ऑफ मूरा, मूरा जो थी वो एक शूद्र वुमेन थी इन द कोर्ट ऑफ नंदास। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन बोलते हैं कि वो क्षत्रिय क्लैन के थे जो कि कॉल्ड मॉरन, लिविंग इन द रीजन ऑफ गोरखपुर एडजॉइनिंग द नेपालीज तेराई। तो मल्टीपल सोर्सेज जो हैं वो मल्टीपल डेफिनेशंस प्रोवाइड करते हैं। इसका जो सोर्स है वो है ओल्ड एनसीईआरटी बाय आर एस शर्मा, चैप्टर नंबर 14, जिसमें ये दिया गया है कि कहाँ से चंद्रगुप्ता जो है, यहाँ पे लिखा है कि ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन ने बोला है कि मूरा थी वो शूद्र थे, ठीक है। इसके अलावा बोला गया है कि मौर्य एक क्षत्रिय क्लैन था। तो इस तरीके से मल्टीपल जो है वो डेफिनेशंस दी गई हैं। Next is consider the following statements regarding the Mauryan Empire. Ashoka served as the viceroy of Ujjain. Bindusar was the first king in Indian history who has left his records engraved on stones. तो इसमें पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, जो अशोक थे वो उज्जैन के वॉइसरॉय थे। एंड दूसरा स्टेटमेंट गलत है। जिस राजा ने सबसे पहले अपने रिकॉर्ड्स एनग्रेव कराए थे पत्थरों पे, वो है अशोक, ना कि बिंदुसार। तो इसमें से हमारे पास सिर्फ ए ओनली जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अशोका पहले उज्जैन के वॉइसरॉय थे, फिर तक्षशिला के वॉइसरॉय भी रहे हैं, एंड अपने फादर की डेथ के बाद वो जो उन्होंने मॉडर्न एम्पायर को संभाला था। एंड अशोक ही थे जिन्होंने सबसे पहले अपनी जो हिस्ट्री है वो एनग्रेव करी थी स्टोन्स पे। इसका सोर्स भी है ओल्ड एनसीईआरटी बाय माखनलाल, चैप्टर नंबर 14, पेज नंबर 128। तो यहाँ पे लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य वो सक्सीडेड बाय हिज सन बिंदुसारा, ठीक है। उनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है कुछ खास, उन्होंने जो है कुछ नहीं लिखा गया उनके बारे में, बस यही लिखा है कि उन्होंने अपने बेटे जो है अशोक को तक्षशिला और उज्जैन का जो है वॉइसरॉय बनाया था। लेकिन अशोक जो हैं उनके बारे में बहुत सारे जो चीजें लिखी गई हैं। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन बोलता है कि इनिशियली अशोक वाज वेरी क्रूअल, एंड उन्होंने अपने 99 भाइयों को मरवा के मारने के बाद थ्रोन को कैप्चर किया था। लेकिन जब उन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया था तब फिर वो जो है उनमें इम्प्रूवमेंट आई थी, ठीक है। लेकिन कुछ जो है वहां पे बोला गया कि अशोक जो थे ही वॉज अ वेरी अफेक्शनेट पर्सन एंड ही लव्ड हिज ब्रदर सिस्टर्स एंड रिलेटिव्स। तो उनको लेके भी मल्टीपल थ्योरीज हैं। Next is, which of the following statement is correct with reference to Ashoka? He is generally referred in his inscription by the name of Devam Piya Piyadasi, ठीक है, कि भगवान के प्रिय हैं और उनके दास हैं। क्या इस नाम से जाना जाता है उन्हें उनकी इंस्क्रिप्शन में? B. The inscriptions of Ashoka written in Afghanistan are in Prakrit language and Kharosti script. C. According to Rajat Rangini, Ashoka became a Jain after the Kalinga War, and all of the above. तो इसमें से पहला जो स्टेटमेंट है वही सही है, बाकी गलत है। वो अपने आप को इंस्क्रिप्शंस में देवम पिय पिय दासी लिखवाते थे, ठीक है। सेकंड जो है वो गलत है। अफगानिस्तान में जो है वो प्राकृत नहीं यूज करते थे, वहां पे ग्रीक जो है वो यूज की गई थी। सी इज ऑल्सो रॉन्ग। जो अशोक हैं वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए थे, ना कि जैनिज्म में। सो ए ओनली इज द करेक्ट आंसर। तो जो अफगानिस्तान में है इंस्क्रिप्शंस दैट आर इन ग्रीक and Aramaic language and scripts, and in Pakistan प्राकृत लैंग्वेज है और खरोस्ती स्क्रिप्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी लैंग्वेज और कौन सी स्क्रिप्ट जो है वो यूज की गई थी। ये जो हमारा सोर्स है वो है माखनलाल की जो एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 14 जो है वहां से ये लिया गया है कि यहाँ पे है ऑल अदर inscriptions refer to him as Devam Piya, beloved of the god, and पियदासी के जो हैं उनके दास हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी जो है वो सब इंफॉर्मेशन आपको इसी एनसीईआरटी में से मिलेगी। Sixth is, consider the following statements regarding Mauryan Empire. Ashoka the Great founded the Mauryan Empire with the help of his अमात्य विष्णुगुप्त। अमात्य होते थे इनके मेन जो चीफ मिनिस्टर होते थे, प्राइम जो इनके एडवाइजर होते थे। बी. अर्थशास्त्र discovered by Kautilya contains total 15 chapters. Megasthenes in his book Indica gives reference to absence of usury. तो पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ऑब्वियसली इसमें आपको इनकरेक्ट ही पूछे गए हैं, ठीक है। तो पहला गलत है, तो इस तरीके से आप ये एलिमिनेट कर सकते हैं। अशोक ने नहीं किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था जो ये इसको डिस्कवर।
जो फाउंड किया था मौर्यन एम्पायर को। सेकेंड इज रॉन्ग, अर्थशास्त्र डिस्कवर नहीं की थी कौटिल्य ने, खुद से लिखी थी। डिस्कवर तो बाद में हुई है 90s के अंदर, 20th सेंचुरी के अंदर, तो दिस इज रॉन्ग। एंड 1 इज रॉन्ग, 2 इज रॉन्ग, 3 इज राइट। मैगस्थनीज ने अपनी बुक में ये रेफरेंस दी है कि एब्सेंस ऑफ यूजरी था उस टाइम पे। सो 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, सो ए जो है वो हमारे पास सही आंसर है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड किया, कौटिल्य की मदद से डीथ्रोन किया था धनानंद को, जो रूलर थे नंद डायनेस्टी के। एंड इसको जो बाद में डिस्कवर किया था, आर सोम शास्त्री ने अर्थशास्त्र को डिस्कवर किया था। एंड जो मैगस्थनीज हैं उनकी बुक है इंडिका, जिसमें उन्होंने काफी एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी और इकोनॉमी जो है मौर्य टाइम्स की उसके बारे में लिखा है। तो उन्होंने बोला कि एब्सेंस ऑफ यूजरी होता था, मतलब कि एक्सट्रीमली जो एक्सॉर्बिडेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट थे वो उस टाइम पे नहीं चार्ज किए जाते थे। इट मींस कि एक्सटॉर्टिनेट मनी लैंडिंग या फिर लोन शार्किंग जो होता है वो कॉन्सेप्ट उस टाइम पे नहीं था। तो इसका सोर्स है हमारे पास ओल्ड एनसीईआरटी बाय आर एस शर्मा, चैप्टर नंबर 14। इसमें जो है फीचर्स दिए गए हैं बेसिक के। वहां पे क्या बोला गया था, जस्टिन जो ग्रीक राइटर थे उन्होंने बोला था कि चंद्रगुप्त जो थे उन्होंने ऑलमोस्ट पूरे इंडिया के अंदर उनका रूल था एंड 6 लाख की उनके पास आर्मी थी। दिस मे और मे नॉट बी ट्रू। एंड जो मौर्य थे उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ही ज्यादा इलेबोरेट था, जो कि मैगस्थनीज के अकाउंट से भी पता लगता है और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी पता लगता है। अब मैगस्थनीज थे कौन? वो ग्रीक एम्बेसडर थे जिन्हें सेल्यूकस ने भेजा था टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और वो फिर चंद्रगुप्त मौर्य की कैपिटल पाटलिपुत्र में ही रहे थे और उन्होंने वहां की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा था, मौर्यन अंपायर एज अ होल के बारे में लिखा था। पूरा तो हमारे पास सरवाइव नहीं कर पाई है मैगस्थनीज, लेकिन फिर भी काफी कुछ सब्सिक्वेंट राइटर्स ने और फ्रेगमेंट्स को पढ़ के जो है पता लगता है वहां की सोसाइटी के बारे में। Consider the following statements regarding land revenue policy of Mauryan administration. भाग, जैसे हम भाग में डिवाइड करते हैं ना कि इसके 4 भाग हैं, तो वैसे भाग लैंड रेवेन्यू वेरिड फ्रॉम 1/4 to 1/6 एंड हिरण्य अ कैश टैक्स वाज assessed on special crops. B अर्थशास्त्र refers that some villages were exempt from taxation in lieu of providing soldiers. तो दोनों स्टेटमेंट्स हमारे पास सही हैं। एक वहां पे लैंड रेवेन्यू होता था, या तो वो लैंड रेवेन्यू का 1/4 होता था टैक्स या फिर 1/6। फिर था हमारे पास हिरण्य, हिरण्य होता था कैश टैक्स स्पेशल क्रॉप्स के ऊपर। दूसरा, जिन विलेजेस को कुछ को टैक्स नहीं पे करना पड़ता था क्योंकि वो सोल्जर्स प्रोवाइड करते थे उसके बदले में। तो फिर दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं हमारे पास बिल्कुल सही हैं। अर्थशास्त्र में ये सब बोला गया है, उन्होंने बोला है कि लैंड जो है कल्टीवेटर्स और शूद्र जो लेबर होते थे उनकी वजह से जो है वो लेबर वहां पे एज काम करते थे। एंड जो कल्टीवेशन होती थी वहां से जो लैंड रेवेन्यू है वहां वो सबसे एक मेन सोर्स था गवर्नमेंट के रेवेन्यू के लिए। गवर्नमेंट जो है इरिगेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती होती थी। ठीक है, दोज हु वर प्रोवाइडेड विद इरिगेशन फैसिलिटीज उनको स्टेट को पे करना पड़ता था उसके लिए। इसका सोर्स है ओल्ड एनसीईआरटी बाय आर एस शर्मा एंड चैप्टर नंबर 14 है। उसमें दिया गया है कि कैसे लैंड रेवेन्यू है वो जनरेट होता था एंड कैसे जो है वहां पे गवर्नमेंट इरिगेशन की फैसिलिटी इन ल्यू ऑफ मनी भी प्रोवाइड करती थी। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज दैट अशोकन इंस्क्रिप्शंस वर फाउंड। तो अशोकन इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो कहाँ कहाँ पे मिली हैं? इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड म्यांमार। तो ये आपको पूछा जा सकता है, इजी क्वेश्चन है, ऑब्वियसली इंडिया में है तो ये वाला स्टेटमेंट गया। आपको पता है कि अशोक जो है नेपाल गए होंगे क्योंकि बुद्ध है वहां के। ठीक है, तो ये भी होगा ही होगा ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान जो है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पाकिस्तान के जो अंदर है वहां पे इंस्क्रिप्शंस पाई गई हैं, तो तीसरा भी है। चौथा अफगानिस्तान भी है ही है, हम डिस्कस करके हटे हैं कि वहां पे ग्रीक और अरेमिक यूज की गई थी, तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपके पास चला गया है। म्यांमार का आपने कभी मेंशन नहीं सुना होगा। ठीक है, तो बी इसके अंदर सही है। तो 1 2 3 4 जो है यहाँ पे अशोक के जो पिलर्स हैं, रॉक इंस्क्रिप्शंस हैं, एडिक्ट्स हैं वो पाए गए हैं।
ओके, और 4 अलग अलग स्क्रिप्ट्स में पाए गए हैं। इसका जो सोर्स है वो है माखनलाल ओल्ड एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 14। तो अशोक पहले किंग थे, इज द फर्स्ट किंग इन इंडियन हिस्ट्री हु हैज लेफ्ट हिज रिकॉर्ड्स एनग्रेव्ड ऑन स्टोन्स। तो ये हमें कहाँ कहाँ पे मिलते हैं? फाउंड इन इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। दे अपीयर एट 47 places. However, the name of Ashoka occurs only in copies of Minor Rock Edict 1 found at 3 places in Karnataka. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो अशोक का नाम है वो सिर्फ और सिर्फ माइनर रॉक एडिक्ट 1 है, जो कि कर्नाटका में 3 जगहों पे पाया जाता है और मध्य प्रदेश में 1 जगह पे। सिर्फ वहीं पे अशोक का अपना नाम है, बाकी हर जगह पे उनके नाम की जगह देवम पीए और पीए दासी लिखा गया है। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कलिंगा वॉर। अगर आपने वो शाहरुख खान वाली मूवी देखी है जहाँ पे वो अशोक बने हैं एंड देयर इज करीना कपूर, वहां पे भी दिखाया गया है कि हाउ ही फॉट दी वॉर ऑफ कलिंग। वैसे तो बहुत इट इज अ वेरी बैडली मेड मूवी, बट स्टिल उसमें दिखाया गया है कि जो कलिंगा का वॉर था उसके बाद हाउ ही फेल्ट बैड अबाउट इट एंड देन फिर उन्होंने कैसे जो है जो वायलेंस है उसका त्याग कर दिया था। तो पहला, इट वॉज मेंशन्ड इन द रॉक एडिक्ट 13। In Kalinga, he issued separate Kaling edict in which there was no mention of Kaling war. Third, Ashok felt great remorse for his atrocities of Kaling war and thus abandoned the policy of aggression. Ashoka fought the Kaling war in his 8th reigned year in 261 BC. इसमें भी अब हमें करेक्ट ऑप्शन देखने हैं। जो रॉक एडिक्ट 13 है उसमें कलिंगा वॉर का मेंशन है, दिस इज राइट। कलिंग एडिक्ट में खुद से कलिंगा वॉर का कोई मेंशन नहीं है, दिस इज ऑल्सो राइट। थर्ड, अशोक को बहुत बुरा लगा था कलिंग वॉर के बाद, उन्होंने जब देखा कि कितने लोगों की मृत्यु हो गई है, कितनी एट्रोसिटीज उन्होंने की हैं, तो फिर उन्होंने उसके बाद अपनी पॉलिसी ऑफ एग्रेशन छोड़ दी थी। फोर्थ इज ऑल्सो राइट, जब उनका 8वां साल था शासन का 261 BC में, तब उन्होंने कलिंग का वॉर जो है फाइट किया था। सो ऑल ऑफ दी अबव आर दी करेक्ट इन दिस। तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं कि रॉक एडिक्ट 13 में उन्होंने बहुत ही विविडली डिस्क्राइब किया कि क्या हॉरर और मिजरीज थे आफ्टर दी रॉक एडिक्ट, कैसे लाखों लोग मर गए थे। ये एडिक्ट बोलता है कि 1 लाख लोग जो है मर गए थे, बहुत सारे जो है पेरिश हो गए थे एंड 1.5 लाख को जो है उन्होंने प्रिजनर्स बनाया था, जिसके कारण अशोक को बहुत बुरा लगा था और उनकी पर्सनालिटी वहां से चेंज हुई थी और फिर उन्होंने अबैंडन कर दी थी अपनी जो है एट्रोसिटीज, और उसके बाद उन्होंने बाद में इसी के बुद्धिज्म भी अपनाया था। उन्होंने सोचा था कि हमें एग्रेशन से लोगों को नहीं जीत सकते, हमें लोगों के दिल जीतने की कोशिश करनी है। तो ओल्ड एनसीईआरटी माखनलाल के अंदर इसे डिस्क्राइब किया गया है कि रॉक एडिक्ट 13th में कैसे सब कुछ जो है इस एरिया में आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है इस क्वेश्चन की मिलेगी। टू विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन किंग्स अशोका सेंट अ मैसेज ऑफ बुद्धिज्म। तो अशोक ने क्या किया था कि हमने अपने एरिया में तो फैला दिया बुद्धिज्म का जो भी मैसेज था, अब हमें फॉरेन में भी फैलाना है। तो उन्होंने फिर किन किन राजाओं को मैसेज भेजे थे? एंटीओकस थियोस, टॉलमी फिलाडेल्फस, एंटीओकस गोनेट्स, मागस एंड अलेक्जेंडर। तो उन्होंने सबको ही जो है ये मैसेज सेंड किया था। अब इनके नाम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ के राजा थे। तो इन्होंने सीरिया में, वेस्टर्न एशिया में, इजिप्ट में, मैसेडोनिया के अंदर, साइरीन, ठीक है, अलेक्जेंडर तक को उन्होंने जो है मैसेज भेजा था। ठीक है, तो ये अब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ये लिया कहां से हमने? ओल्ड एनसीईआरटी माखनलाल के अंदर यहाँ पे मेंशन्ड है कि किन किन को जो उन्होंने है ये भेजा था। इवन इन्होंने अपने बेटे महेंद्र को भी है भेजा था, इन्होंने अपने बेटे और बेटी को श्रीलंका में भेजा था कि आप बुद्धिज्म का मैसेज जो है वो फैलाएंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डिफरेंस बिटवीन एक्मेनियन पिलर और मॉरन पिलर। तो एक्मेनियन जो पिलर हैं वो भी बहुत पॉपुलर है, मॉरन पिलर्स भी, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? पहला, shaft is made of a single piece of stone, hence called monolith in Moran pillar, whereas the Achaemenian pillar is made up of various pieces of sandstone. Achaemenian pillars are independently erected, but Moran pillars are not and found with buildings. तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको पता है कि जो हमारा चक्र की फोटो है एंड वो लाइन बना हुआ है, ठीक है, जिसकी पिक्चर नोट पे भी होती है, तो क्या वो एक पिलर नहीं है? वो एक ही पिलर है ना जिसपे सब कुछ कार्व किया हुआ है हमने, ठीक है।
और वही हमारे झंडे पे भी दिया गया है, जो हमारा नेशनल फ्लैग है, तो आपको पता लगेगा कि हाँ वो मोनोलिथ है, सिंगल स्टोन में ही कार्व किया होता है। एंड सेकंड इज आल्सो राइट, ये वाला कि एक्मेनियन पिलर जो है वो मल्टीपल जो है पीसेस से बनता है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। मॉरन पिलर्स तो कहाँ बिल्डिंग्स के साथ पाए जाते हैं, वो तो इंडिपेंडेंटली पाए जाते हैं। जो एक्मेनियन है वो बिल्डिंग्स के साथ पाए जाते हैं, जो है सिंगल इरेक्ट नहीं किया गया है इन पिलर्स को। तो हमारे पास जो सही स्टेटमेंट हुआ वो ए वन ओनली ही हुआ, कि पिलर्स बनाने की प्रथा बहुत ज्यादा पुरानी है, एक्मेनियन एम्पायर में भी है, मॉरन एम्पायर में भी है। तो मॉरन वाले रॉक कट पिलर्स हैं, और एक्मेनियन जो है वो अलग अलग पार्ट्स को जोड़ के बनाए जाते हैं। मॉरन पिलर्स जो है इंडिपेंडेंटली इरेक्ट किए जाते हैं, और एक्मेनियन जो है वो बिल्डिंग्स के साथ पाए जाते हैं। ये हमने लिया है, हमने इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स एनसीईआरटी है, ये आपको जरूर जरूर पढ़नी है। इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज यू नीड फॉर आर्ट एंड कल्चर। तो फिर ये आपको जरूर पढ़नी है, उसमें से ही ये हमने चीज ली है। अब जो हमारा पिलर है ये कैपिटल का, तो ये पूरा एक सिंगल स्टोन से बना है, तो ये मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है। अब ये आज के हमारे पास क्वेश्चन थे। अब अगले में हम मौर्यन का डिक्लाइन देखेंगे, पोस्ट मौर्यंस को देखेंगे। तो उसके लिए आप इनमें से कोई भी, ये आपको जरूर पढ़ना है, देयर इज नो चॉइस दैट यू हैव हियर, यू हैव टू रीड इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स का चैप्टर 4 एंड 5। इन ऊपर के 3 सोर्सेज में से आप कोई भी एक सोर्स जो है वो पढ़ के आएंगे, और हम नेक्स्ट जो चैप्टर है वो क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। आई होप यू आर फॉलोइंग द रूल्स ऑफ लॉकडाउन एंड यू आर स्टेइंग होम एंड यू आर सेफ एंड योर फैमिली इज सेफ। एंड किसी को कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप ऑन रिवाइजिंग।